नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएसएससी के द्वारा आयोजित सेकेंड सीजीएल के फर्स्ट फेज का दूसरा हिस्सा करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कोई 20 या 24 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस भाग में उस वर्ष के जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे उनका डिस्कशन करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना है। प्रत्येक एनालिसिस से उन सवालों को बाहर निकालना है जो 2026 की सीजीएल की प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलते हैं। पहला सवाल है, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो विभाजन पर बहुत सारे लोगों ने किताब लिखा, लेकिन खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान एक कल्ट पुस्तक मानी जाती है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो खुशवंत सिंह की है। खुशवंत सिंह जाने माने पत्रकार थे अपने जमाने के, और हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स में खुशवंत नामा नाम का एक उनका सेगमेंट हुआ करता था जिसमें वो लिखते थे। डिवीजन पर अमृता प्रीतम की भी पुस्तकें हैं। कुछ उर्दू लेखकों की पुस्तकें हैं, जैसे ठंडा गोश्त बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। पता कीजिए, बताइए और कमेंट में कीजिए कि इस पुस्तक को किसने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान तो खुशवंत सिंह ने लिखा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा थी। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा थी। विंग्स ऑफ फायर नाम इसीलिए रखा गया था, आपको पता ही होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये भारत के राष्ट्रपति थे। इसके पहले वैज्ञानिक सलाहकार थे, और इन्हीं के समय में 1998 पोखरण 2 शुरू हुआ था। अग्नि मिसाइल अग्नि मिसाइल जो भारत की सबसे बेहतर मिसाइल में से एक है, वो इन्होंने ही दिया था। एक सवाल और पूछा जाता है मिसाइल मैन से, मुझे याद आया, भारत की वो कौन सी महिला मिसाइल मैन, महिला यानी मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? आप इसे जरा मिसाइल मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, इसे जरा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। अबुल कलाम की जो विंग्स ऑफ फायर है, इसके सह लेखक, मतलब इनके साथ सह लेखक जो है वो अरुण तिवारी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार फिर से पुस्तक और लेखक पर ही सवाल है। तो सवाल पूछा है, भारत एक खोज, या पॉपुलरली अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन के 9 वर्ष लगभग जेल में गुजारे थे, और उनमें ये जो था वो अहमदनगर किला में इन्हें जब बंद किया गया था, तो 1942 तक की जो घटनाक्रम है इंडियन हिस्ट्री पर उन्होंने बुक लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू से 3-4 सवाल आते ही आते हैं, इसीलिए इस पर्सनालिटी को ध्यान से पढ़कर जाना है आप लोग को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस पर आधारित दूरदर्शन पर एक एक सीरियल आया था, कोई 108 या 10 एपिसोड का। अगर इसे आप देख पाते हो, या 8वीं कक्षा में एनसीईआरटी की किताब इसी नाम से आती थी, हिंदी की सप्लीमेंट्री। तो इंडिया का जो हिस्ट्री है एक संक्षिप्त में आपको पता चलेगा। बाद में डिस्कवरी ऑफ इंडिया से इंस्पायर्ड होकर एक और बुक लिखी गई थी, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो मेघनाथ
मेघनाथ देसाई ने लिखा था। कभी कभी ये पूछता है। थोड़ा मैं बात करूं जवाहरलाल नेहरू की और पुस्तक, तो एक और इनकी पुस्तक, पहला तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। दूसरी पुस्तक जो इनकी बहुत फेमस है वो है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री। अब जैसे यहाँ पर भारत एक खोज लिखा गया, वैसे ही हिंदी में इसका नाम होता है विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक। विश्व इतिहास की झलक। ये याद रखें। ठीक है, चलते हैं अगले पुस्तक की ओर, अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? काफी इंफॉर्मेटिव जैसा सवाल है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। लुसेंट की या फिर क्राउन की जो विविध सेक्शन में है, जिसमें बुक्स नेम या फिर वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट या इंडिया में फर्स्ट, इंडिया में इंपॉर्टेंट, ऐसा वाला सेक्शन, वहां से ये सवाल लिखा गया है। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब हुआ कि दुनिया में कौन सा देश है जहां पर सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन होता है, और ये क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा। क्यूबा। 28 का उत्तर हो जाएगा क्यूबा। अगले प्रश्न की ओर रिपीट है, जल का घनत्व कितने तापमान पर सर्वाधिक होता है? यहाँ पर टाइपिंग एरर है, कितने तापमान पर या किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और आयतन सबसे कम। आयतन। आयतन सबसे कम। आयतन सबसे कम। आयतन सबसे कम। मैं जब आपके सामने साइंस के प्रश्न करूंगा तो उस समय इसे आपको थोड़ा डिटेल्स में समझ। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद। हालांकि आपको मैं बताऊं, वर्ल्ड वार 1 के बाद भी अमेरिका के नेतृत्व में एक वैश्विक संगठन की स्थापना का प्रयास किया गया था, लेकिन वह प्रयास बहुत सफल नहीं हुआ। फिर जब वर्ल्ड वार 2 हुआ और उसके बाद एक बार फिर से दुनिया को लगा कि एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो किसी भी वैश्विक समस्याओं को डिस्कस करे, उस पर काम करे। तो ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 1945। 1945। लेकिन ये एक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए अन्य बातों को भी थोड़ा हम लोग समझ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 में 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये ध्यान में रखिए। संयुक्त राष्ट्र दिवस, इसी दिन स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ क्या क्या बात हो सकता है? सबसे पहला, इसमें वर्तमान में 193 देश हैं। वर्तमान में कितने हैं? 193 देश हैं। दक्षिण सूडान इसका सबसे नवीनतम देश सदस्य देश है। इसका सबसे नवीनतम सदस्य देश है। यूएनओ से और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसे जरा समझ लेते हैं। इसका एक सबसे अहम यूनिट है सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 सदस्य परमानेंट होते हैं। 5 सदस्य जो परमानेंट है उसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। और इनको वीटो राइट प्राप्त है। वीटो राइट का मतलब होता है कि कोई भी बैठक होती है, कोई भी मसला होता है, और उसमें ये सदस्य कोई भी राय देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इनके बात को काटा नहीं जा सकता है। एक बार की बात है कि पाकिस्तान के एक आतंकी थे। उस आतंकी को भारत ने वैश्विक आतंकी घोषित करवाने का प्रयास किया, और हाफिज सईद। हाँ, और हाफिज सईद आतंकी नहीं घोषित किया जा सका क्योंकि चीन ने इस पे अपना वेटो अधिकार लगा दिया। तो ऐसे है, वेटो अधिकार का मतलब है कि एक विशेषाधिकार है इन लोगों को ना करने का, है ना। बाकी 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चयन 2 वर्षों के लिए किया जाता है। भारत भी अस्थायी सदस्य बना था सिक्योरिटी काउंसिल का। भारत के विचार में है कि सुरक्षा परिषद में जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, इनमें भारत को भी शामिल किया जाए, और शुरुआत में तो भारत को मौका भी मिला था।
ठीक है। इसके अलावा यूएनओ का एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संगठन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो हेडक्वार्टर है वो हेग में, हेग, हेग नीदरलैंड में, हेग नीदरलैंड। ठीक है, ये कभी कभी पूछता है। इसके अलावा जो सचिवालय है, सचिवालय, तो इस सचिवालय में एक महासचिव होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। ठीक है। इसके अन्य संस्थाओं में, सहायक निकाय में सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, शांति संस्थापक अभियान मिशन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा, या फिर अंकटाड। अंकटाड का तो काम आपको पता ही होगा। इसी के द्वारा हंगर इंडेक्स या HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जारी किया जाता है। उसके अलावा वर्ल्ड यूएन इकोनॉमिक फोरम या यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, इसके द्वारा एसडीआई की रैंकिंग होती है। फिर यूनिसेफ जो बच्चों के लिए है। फिर आपको यूएन शरणार्थी उच्चायोग है, या विश्व खाद्य कार्यक्रम है ना, ये अलग अलग इसकी संस्थानें हैं। WTO भी इसका एक संबंध संगठन है ना। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका लंदन में हेडक्वार्टर है, FAO जिसकी राजधानी, जिसको रोम में इसका हेडक्वार्टर है, लंदन में है। आपको ILO का, FAO का रोम में है ना। यूनेस्को पेरिस में है। ये आपको सवाल पूछता है। WHO अमेरिका में, IMF वाशिंगटन DC, अमेरिका में वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा में, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, है ना। इस तरीके से ये अलग अलग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको जानना चाहिए, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए, वायसराय या जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, उनसे क्या सवाल पूछता है? ऐसे तो इस प्रश्न का उत्तर लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो अंग्रेजों का प्रेजेंस था वो 2 फेज में था। यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत में मूलतः 3 फेज में कहा जा सकता है। पहले फेज में वो एक सिर्फ ट्रेड को लेकर आए थे, जिसमें आप 1600 से लेकर 1757 तक रखते हैं। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर इनडायरेक्टली रूल करना शुरू करती है ना, 1757 से लेकर 1857 तक। और फिर यहाँ पर क्राउन का शासन आता है। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में देखा जाएगा, 1857 से 1947। तो यहाँ पे तो मुगल हैं काफी इंपॉर्टेंट, या फिर अलग शासक भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहे, तो अंग्रेज यहाँ पर हावी नहीं। लेकिन 1757 के बाद यहाँ और 1947 तक इनके अलग अलग फेज में ऑफिसर्स रहे जो इनका प्रतिनिधित्व भारत में करते थे, अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व। तो जो पहला जो फेज था वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था। फिर बंगाल से जैसे ही इनका विस्तार मराठा हुआ, या फिर मैसूर हुआ, फिर पंजाब या अन्य जगहों पर, तो उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल जो शब्द है वो इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर 1857 की क्रांति हुई और इस पद को खत्म करके वायसराय बनाना शुरू किया। और ये यानी कि आप कह सकते हो कि ये 2 फेज में आता है, एक एक 1857 तक, और 1857 से 1945 तक, जिस समय भारत सरकार अधिनियम, मतलब भारत में कैबिनेट मिशन और अन्य जो बातें हुई, संविधान का गठन, तो उस समय तक, यानी कि 1945 तक अगर मान लिया जाए, तो उस समय तक वायसराय रहा। और फिर उस समय उसके बाद गवर्नर जनरल का जो एक पद था उसको फिर से क्रिएट किया गया। इसे डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर।
गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया में आपको 1757 से लेकर 72 तक में बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वही इनका रिप्रेजेंटेशन करता था। बाद में ये इंडिया के गवर्नर जनरल बने, उसका पहला नाम वारेन हेस्टिंग्स था। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने समय में ये बदलाव हुआ, जब जब वो आपसे कितनी दफा सवाल पूछ सकता है, यानी कि पहला जो हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो वारेन हेस्टिंग्स को कहा गया, ये याद करें। ठीक है, फिर कभी कभी पहले तो ये पड़ाव देख लेते हैं, तो वारेन हेस्टिंग्स पहला, फिर आपको कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल, जो सबसे अंतिम गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति जिस समय हुई, लॉर्ड कैनिंग, और फिर पद बदला और कैनिंग को ही वायसराय बनाया गया, तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बना। ठीक है, और उसके बाद आजादी की बात शुरू हो रही है और गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है एक बार फिर से स्टोर किया जा रहा है, रीस्टोर। यहाँ पे गवर्नर जनरल आप देख रहे हैं, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो 3 पड़ाव हो गए। एक चौथा क्वेश्चन की प्रथम भारतीय, तो सी राजगोपालाचारी, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। एक और मैं बात बताऊं कि आखिर गवर्नर जनरल भी बना, और उसके बाद से ये पद जो है वो भारत के राष्ट्रपति जैसा हो गया। इस लिस्ट से और क्या काम करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए थे और उस दौरान कौन कौन सा गवर्नर जनरल रहा है, ये भी आपसे सवाल पूछ लेता है। जैसे इस लिस्ट में मैं जो देख पा रहा हूं, उसमें 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1829 सती प्रथा, तो ये आपको याद करना चाहिए। ये सवाल पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। दूसरा, डलहौजी, क्योंकि डलहौजी जो था वो इसी के समय में रेलवे, पोस्ट ऑफिस, और एक और बात जो डलहौजी की थी वो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है व्यवगत का सिद्धांत, जिसमें वो हड़प नीति की शुरुआत करता है। तो ये कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति। ठीक है, उसके बाद मेयो, लॉर्ड मेयो, इसी के समय में पहली दफा 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई, जो बहुत साइंटिफिक नहीं मानी जाती, लेकिन बाद में 1881 में 81 में 81 के 1881 रीपन के समय ये फर्स्ट सेंसस हुआ था, जिसके बाद लगभग हर 10 साल पर हमारा सेंसस होता रहा। 1905 करजन, बंगाल डिवीजन, है ना। उसके बाद 1909 मार्लिमेंटो रिफॉर्म, 1909 मार्लिमेंटो रिफॉर्म, है ना। ठीक है, जालियांवाला बाग जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था, जिसकी हत्या का प्रयास किया गया था, और उसी से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव गिरफ्तार हुए थे, है ना। इरविन पैक्ट 1931, लॉर्ड इरविन पैक्ट महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। इसी के समय राउट टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, है ना। और भारत छोड़ो आंदोलन लिन लिथगो के समय में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन लिन लिथगो के समय में, और फिर भारत की आजादी के समय में माउंटबेटन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आप एक दो बार अगर इस लिस्ट को देखेंगे, थोड़ा विचार करेंगे, तो यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं और पूछे ही जाते रहे हैं। आप पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को जब हल करते हैं तो ये आइडिया लगता है कि प्रश्न कैसे पूछे जाते रहे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? देखो, इस प्रश्न को इनडायरेक्टली ये पूछता है कि आईएनसी की स्थापना किसने की, आईएनसी की स्थापना किसने की, आईएनसी की स्थापना, तो आईएनसी की स्थापना जो है ए ओ ह्यूम ने की थी, जो एक आईसीएस अधिकारी। आप ऐसा समझिए कि जितने भी अंग्रेज थे वो सब के सब खराब मानसिकता के नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे। तो आईसीएस अधिकारी जो थे ए ओ ह्यूम, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का निश्चय दिया जाता है, लेकिन ये अध्यक्ष नहीं बने, बल्कि महासचिव, आईएनसी के ये महासचिव रहे, महासचिव। पहली बैठक जो है वो पुणे में होनी थी, लेकिन पहली बैठक जो है
वो मुंबई में हुई। उस समय इसे बॉम्बे कहा जाता था, है ना। इसमें 72 सदस्य शामिल हुए, है ना। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष हुए। अगले साल बदरुद्दीन तैयब जी हुए। कुछ इस तरीके से चीजें। ठीक, आगे बढ़े। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश। तो भारत एवं उसके पड़ोसी देश, BSSC ने तो ये पाठ्यक्रम में लिख ही रखा है, तो ये सवाल पूछेगा ही। ने पैता यानी सी इसका आंसर। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो तमस उपन्यास के लेखक भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की तमस पुस्तक काफी प्रसिद्ध रही। इसी के नाम पर आगे जाकर गोविंद निहलानी ने फिल्म भी बनाई थी। आगे चलते हैं। किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? आपको मैं बताऊं कि खेल का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो था वो यही माना जाता, लेकिन बाद में इसका नाम परिवर्तन हुआ। मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार दिया जाना शुरू किया गया। जिस समय ये सबसे पहली दफा बनाया गया तो उस समय विश्वनाथन आनंद, जिसका संबंध चेस या शतरंज खेल से है ना, यह नाम आप लोग जरूर जानते होंगे। तो शतरंज के खिलाड़ी थे और इन्हें ही ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इससे संबंधित थोड़े विचारों को जान लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। पहले यही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार माना जाता था। इसका 6 अगस्त 2021 में नाम बदला गया। 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके अंतर्गत एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए नगद दिया जाता है। सबसे पहला शतरंज का जो ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद को मिला था। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस पड़ता है और उसी दिन खेल दिवस मनाया जाता है। और उसी दिन खेल से संबंधित जो सम्मान होते हैं वो जारी किए जाते हैं। अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या खेल रत्न पुरस्कार। तो 2025 के जो अवार्डी हैं उनको आपको ध्यान में रखकर जाना चाहिए। आपके लिए ये सवाल हो सकता है। अगला सवाल, भारतीय आजादी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये सवाल आता है कि जब भी कोई भारतीय घटनाक्रम घटा उस समय इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन क्या था। तो एक तो इंटरेस्टिंग कहानी ये भी थी कि विंस्टन चर्चिल भारत को जबरदस्ती शासन में रखना चाहता था, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद तेजी से हालात बदलने लगे और वहां पर लेबर पार्टी के जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने चुनाव के समय में इंग्लैंड में ये कह दिया कि भारत यदि वो चुनाव जीत जाते हैं तो भारत को स्वतंत्रता संग्राम, भारत को आजादी देंगे और साथ ही साथ वर्ल्ड वार में जो इंग्लैंड फंसा हुआ है उससे बाहर निकालेंगे। और ऐसा हुआ भी। तो भारतीय आजादी के समय में क्लेमेंट एटली जो है वो क्लेमेंट एटली जो है वो इंग्लैंड के प्रधान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये जो प्रश्न है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। गवर्नर पूछ सकता है, RBI के द्वारा जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, ये सब पूछा जा सकता है। तो आपको मैं बता दूं कि हमें ये काम करना चाहिए कि एक बार लिस्ट ध्यान में रखना चाहिए। जो सबसे पहला है ये भी पूछा है, तो सर ऑब्जॉन स्मिथ पहले हैं। आजादी के बाद सर CD देशमुख पहले हैं। आजादी के पहले ही RBI बन चुका था। 1939 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1936 में शायद। तो सर ऑब्जॉन स्मिथ, CD देशमुख पहले भारतीय। 26वें क्रम पर संजय मल्होत्रा जो वर्तमान में है। तो ये क्रम भी आपको याद करके जाना है, पूछता है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह 15वें नंबर पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, ये भी प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। यानी उस समय के लिहाज से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम अगर आप देख के भी जाए तो कोई फायदा है नहीं, वर्तमान में देखकर जाना चाहिए। उसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार है। वर्तमान में विजया किशोर राहतकर अक्टूबर 2024 में बनी थी, तो ये है ना। इसके पहले 2018 से 2024 तक श्रीमती रेखा शर्मा रही, ललिता कुमार मंगलम रही, है ना, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास, पूर्णिमा आडवाणी, जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष जनवरी 1992 में। महिला आयोग जो है उसका गठन 1992 में ही हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता
भारत और उसके पड़ोसी देश, ध्यान रखिए कितने सारे सवाल आ गए, राइट। तो पंचशील समझौता जो है वो एक ऐसा विचार था जो इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद के बाद जो देश आपस में स्वतंत्र हो रहे थे, चीन को 1948 में आजादी मिली थी, भारत नैंग के रास्ते पर था, नॉन अलाइंड मूवमेंट के रास्ते पर था, और बाकी जो उसके समकक्ष देश थे उनको सम्मान देने की बात की जा रही थी। यह वह टाइमलाइन है जिस समय एक नारा चला था, हिंदी चीनी भाई भाई, और 1954 में ये नेहरू और माओ के बीच 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे पंचशील कहा गया था। ये अप्रैल 28 1954 में ये हस्ताक्षर हुआ था। इस तस्वीर में आप चीन को दिखाता हुआ एक हाथ देखते होंगे, लाल और उस पे स्टार और तिरंगे से भारतीय रूपन, यहाँ पर नेहरू की तस्वीर और यहाँ पर माओ की तस्वीर। इस 5 में क्या था? म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरी, इंटीग्रिटी एंड सवर्निटी, mutual non-interference of each other's internal policies, equal and mutual benefit working, mutual non-aggression, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ऐसा सारा 5 सिद्धांत, इसे ही 5 सिद्धांत कहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक, ये प्रश्न तो लगता है बीएसएससी का फेवरेट प्रश्न रहा है, हरित क्रांति से संबंधित बातचीत, है ना। तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है वो एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, और मेरा गेस है कि एम एस स्वामीनाथन जो है वो आपको इस वर्ष भी रिपीट किया जाएगा, क्योंकि 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन आपको जरूर देखकर जाना। अगला, आंग सान सू की, एक बार फिर से ये सवाल जो है भारत एवं उसके पड़ोसी देश से ही है। इस वर्ष का मेरा गेस है कि भारत के पड़ोसी देश में नेपाल में कुछ राजनीतिक हलचल हुआ, पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई वो हलचल में है, म्यांमार में भी तो परेशानी है, श्रीलंका में भी बाढ़ आया, ऐसे सारी जो घटनाक्रम है वो ध्यान में रख कर जाना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। आंग सान सू की जो थी वो म्यांमार की राजनेता है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कारण क्या था? आंग सान सू की जो है एक ऐसी नेत्री रही जो म्यांमार में सैन्य सत्ता से अलग एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्थापित करने का ये प्रयास करता। तो ये म्यांमार से। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की पुनः संधि कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। वह यूं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे, गोलमेज सम्मेलन, और उसमें भारत के अलग अलग हिस्से के जो लोग प्रतिनिधि थे वहां पहुंचे, अम्बेडकर भी थे। अम्बेडकर की चिंता दलित वर्गों को लेकर था। कम्युनल अवार्ड में संशोधन के लिए गांधी और अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। दलित वर्गों की ओर से अम्बेडकर द्वारा और हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय ने इस पर हस्ताक्षर किया था। यर्वदा सेंट्रल जेल पूना में गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था, ठीक है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो थी वो 16 अगस्त 1932 को हुई थी। डॉक्टर अम्बेडकर दलित वर्गों के लिए गलत निर्वाचक मंडल के पक्ष में, जो उनके द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में निर्धारित किया गया था। यानी आप ऐसा समझो कि पूना पैक्ट जो है, जैसे मुस्लिम लीग ने एक अलग देश की बात की थी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऐसा कहा था, वैसे ही इनकी चिंता थी कि यदि कल होकर भारत आजाद हो भी जाए तो भारत में जो दलित हैं, जो भेदभाव के शिकार हैं, उनका क्या होगा। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका निकाली थी, जिसमें हरिजन शब्द इस्तेमाल किया गया। अगला प्रश्न है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में है? तो एशियाटिक लाइन का एकमात्र जगह गिर का वन गुजरात में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गिर का वन, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? तो अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, है ना। और यहाँ से सोन नदी निकलती है, जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
साइलेंट वैली, अगला सवाल है, साइलेंट वैली किस नदी या मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये केरल में है। अपने शांत वातावरण के लिए यह जगह जाना जाता है। साइलेंट वैली केरल में। गोवा किस नदी पर स्थित है? गोवा पेन्नार नदी पर है। भाषा भी पूछता है, गोवा की भाषा कोंकणी है। गोवा से रिलेटेड जो फैक्ट है वो क्या है? गोवा से रिलेटेड फैक्ट, ये पेन्नार है, पेन्नार नदी के किनारे है। गोवा 1961 ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय यहाँ पर शुरू किया गया था और ऑपरेशन विजय से इन्हें पुर्तगालियों से इन्हें आज़ादी दिलाई गई थी और ये भारत का हिस्सा बना। लेकिन 1984 में ये भारत का अभिन्न राज्य बना। यहाँ की भाषा कोंकणी है ना। ये सबसे कम समुद्र तट का एरिया कवर करता है। जो समुद्र तट पर 9 राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा गुजरात पहले पर, दूसरे पर तमिलनाडु और सबसे कम में यानी 9th नंबर पर आप कह सकते हैं गोवा ही है ना। कोंकणी भाषा है यहाँ की। गोवा और भी महत्वपूर्ण है। गोवा की जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, भारत सरकार की जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो होता है वो यहाँ पर परमानेंट वेन्यू बना हुआ है। सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम यहीं पर है। पुर्तगाली यहाँ पर सबसे बाद में गए थे। ठीक है, तो ये गोवा से संबंधित कुछ जीके आपको जानना चाहिए। अगला है समदाब रेखा, समान वायुमंडलीय दबाव की रेखा को आइसोबार कहते हैं, समदाब रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? गुजरात के कच्छ के रण में समाहित होती है। राजस्थान की एक नदी है जिसका नाम है लूनी, राजस्थान का एकमात्र नदी लूनी नदी है ना, जो कि कच्छ के रण में समाहित होती है। तो बड़ा आसान सवाल सब था। सवाल आसान ही होते हैं अगर आप उसके उत्तर जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो वही सवाल आपको बड़ी परेशान करते हैं, आपके रिजल्ट को रोक देते हैं। तो सवाल कोई भी कठिन या बहुत ही सरल नहीं होता, काम है उसको जान लेना। पीछे जो प्रश्न पूछे गए पीवाईक्यू जो मैं करा रहा हूँ उसे बस इसी उद्देश्य से पढ़ा जाए कि हमें ये पता चले कि सवाल किस तरीके से बीएसएससी आने वाले दिनों में पूछ सकता है। तो सीजीएल यानी कि जो प्रथम सीजीएल के पीटी मेंस के सवाल हो गए और इस डिस्कशन के साथ द्वितीय सीजीएल के पीटी के भी सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर। जब मैं आपके सामने अगली बार आऊंगा तो सेकेंड सीजीएल के मेंस का सवाल लेकर आऊंगा। तब तक के लिए